नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 19। अब आगे। फिर मीना उससे अलग हटी। विमल स्टीयरिंग के पीछे सरक गया। चलो, मीना सहज भाव से बोली। विमल ने कांपते हाथों से इंजन चालू किया, गाड़ी को गियर में डाला, क्लच दबाया और स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया। कोई ज़माना था कि जब किसी गैर औरत को देखकर मन में कोई बुरा ख्याल आ जाने पर विमल उर्फ सुरेंद्र सिंह सोहल मन ही मन अपने आप को लानत भेजने लगता था। अपने दिल और दिमाग की शुद्धि के लिए गुरुवाणी का पाठ करने लगता था और मन ही मन अपने आप को अपनी बीवी सुरजीत कौर का गुनहगार मानने लगता था। लेकिन इतनी शराफत और ईमानदारी का उसे यह फल मिला था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे जेल भिजवाने तक से नहीं हिचकी थी। वक्त और ज़माने की बेशुमार ठोकरें खा चुकने के बाद उसकी अक्ल में यह बात घुसी थी कि शरीफ और ईमानदार होना कोई गुनाह नहीं, आज की दुनिया में एक लानत की बात समझी जाती थी। अब ना उसे खूबसूरत बीवी का ख्याल आता था और न उसकी बेवफाई पर अफसोस होता था। अब उसे संसार की हर औरत हर जाए बेवफा और मतलब परस्त लगती थी। उसकी बीवी सुरजीत कौर से या अपने पति का कत्ल कर के उसकी दौलत हथियाने की कोशिश करने वाली लेडी शांता गोकुलदास से या उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए उसके साथ हम बिस्तर होने वाली रश्मि से या उसकी बगल में बैठी ताज़ी हुई विधवा मीना से वह मरगट्टे नाम की हिप्पी वाला 1000 गुना अच्छी थी, जो केवल आनंद प्राप्ति के लिए निसंकोच विमल के संसर्ग में आई थी। विमल से जिसका कोई स्वार्थ नहीं था, जिसकी कोई मांग नहीं थी और जो कि कई सेवाओं के बदले में कोई सेवा करने की इच्छुक नहीं थी। वह नीलम नाम की 500 रुपये वाली कॉलगर्ल अच्छी थी, जो अपने उस लजीज धंधे के बावजूद भी इतने संवेदनशील थी कि झूठ मूठ की दुल्हन का लिबास पहनाए जाने पर जरा रोने लगी थी। औरत का दर्जा उसकी निगाहों में इस कदर गिर चुका था कि वह इंसान न रहकर तौलिया और टूथपेस्ट जैसी एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ बन गई थी। धन करतार, विमल के मुंह से निकला। तुमने कुछ कहा? मीना, जो कार की सीट के साथ टेक लगाकर उगने लगी थी, एकाएक बोली। नहीं, विमल धीरे से बोला। मैंने कुछ नहीं कहा। मीना ने फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसका सिर अपने स्थान से सिरका और विमल के कंधे के साथ आ टिका। उसका एक उन्नत उरोज विमल की बाह से सट गया और थोड़ी देर बाद वह विमल की गोद में लुढ़क गई। रात के 10 बजे वे चित्तौड़गढ़ पहुँचे। तब तक आगे बढ़ने की हिम्मत न सवारियों में थी न कार में। वह रात उन्होंने स्टेट हाईवे पर स्थित डाक बंगले में गुजारी। मीना ने झूठ कहा था कि उसने केवल पति पत्नी की तरह रहने की बात की थी, उसे पति का दर्जा देने की बात नहीं कही थी। पति की मौत हुए अभी 12 घंटे नहीं गुजरे थे कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी मजबूरी के गैर मर्द के बिस्तर में थी। सारी रात मीना की नीली फिएट 48 लाख रुपए समेत डाक बंगले के कंपाउंड में उपेक्षित सी खड़ी थी। ठाकुर शमशेर सिंह उदयपुर रेलवे स्टेशन पर चेतक एक्सप्रेस से उतरा और एक तांगे पर सवार होकर सीधा महालक्ष्मी होटल पहुंचा। महालक्ष्मी होटल स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। जिस वक्त वह होटल में दाखिल हुआ, उस वक्त रेडियो पर खबरें प्रसारित हो रही थी। खबरों के अनुसार जयपुर के बीकानेर बैंक की बख्तरबंद गाड़ी आज तीसरे दिन भी गायब थी। गाड़ी के साथ ड्राइवर और दोनों गार्ड भी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। रेडियो पर उनके हुलिये प्रसारित किए जा रहे थे और इस बात का स्पष्ट संकेत दिया जा रहा था कि 48 लाख रुपए के पेरोल सहित वैन को गायब करने के लिए
वैन का ड्राइवर और गार्ड ही जिम्मेदार थे। ठाकुर संतुष्ट था कि उसने हर किसी के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से जमा दी थी कि वह उन्हीं लोगों का काम था। जयपुर में टेलीग्राम मिलते ही वह चेतक एक्सप्रेस पर सवार होकर उदयपुर के लिए रवाना हो गया था और सुबह सुबह ही उदयपुर पहुंच गया था। होटल के रिसेप्शन से उसने मालूम किया कि नाहर सिंह 7 नंबर कमरे में था। ठाकुर ने उसे सोते से जगाया। हरमजादे, ठाकुर ने झिंझोड़ता हुआ बोला, सो रहा है? नाहर सिंह ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ठाकुर को सामने मौजूद पाकर उसने जोर से आंखें मिचमिचाई। उनको मलकर तसल्ली भी नहीं कि सामने ठाकुर ही खड़ा था, उसका भूत नहीं। उसने ठाकुर को कभी इंस्पेक्टर की वर्दी के बिना नहीं देखा था, इसलिए पहले तो उसे देखकर भी उसके चेहरे पर उलझन और असमंजस के भाव ही बन रहे थे। फिर जब ठाकुर की गरजती बरसती आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह बौखलाकर बोला, ठाकुर साहब, मैं 24 घंटे तो उनकी निगरानी नहीं कर सकता ना। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें अपनी निगाहों से ओझल ना होने देना। वे कहीं गायब नहीं हो सकते ठाकुर साहब। मैंने कच्चा काम नहीं किया है। मुझे गारंटी है कि वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं जयपुर से ही उस नीली फिएट के पीछे लगा हुआ हूँ। यहाँ जब मैंने देख लिया था कि वे पूरी तरह टिक गए हैं, तभी मैंने आपको तार दी थी। अगर मुझे ज़रा भी अंदेशा होता कि वो आगे कहीं जाने वाले हैं तो मैं फिर उनके पीछे लगता और वहाँ से तार देता जहाँ वे टिक जाते। तुझे कैसे मालूम कि वे रात को ही कहीं खिसक नहीं गए होंगे? क्योंकि जिस घर में वे रह रहे हैं उसको रहने के काबिल बनाने के लिए उन्होंने 1000 रुपये का सामान खरीदा है, जैसे फर्नीचर, बिस्तर, बर्तन, भांडे वगैरह। ठाकुर साहब, अगर उनका रात को कहीं खिसक जाने का इरादा होता तो क्या कल वे इतना सामान खरीदने पर इतना पैसा खर्च करते? ठाकुर सोच में पड़ गया। वे उदयपुर में लंबा टिकने का प्रोग्राम रखते हैं मालूम होते हैं ठाकुर साहब। नाहर सिंह बोला, यानी कि सालों ने लूट का माल पहले ही उड़ाना शुरू कर दिया। ठाकुर ने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्षतः वह बोला, कहाँ रह रहे हैं वो? मोती नगर में। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान लिया है जिसमें वे अकेले रहते हैं। अगर वे वहाँ ना हुए होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वे वहाँ ना हुए तो मैं पेट फाड़कर आंत बाहर निकाल दूंगा तेरी। ना हुए तो जो जी आए करना ठाकुर साहब, लेकिन यह नामुमकिन है कि वे वहाँ ना हों। ठाकुर कुछ ठंडा पड़ा। लेकिन एक बात है ठाकुर साहब, नाहर सिंह दबे स्वर में बोला। क्या? ठाकुर सशंक स्वर में बोला, लड़की के साथ आदमी वो नहीं है जो आपने मुझे जयपुर में दिखाया था। गुस्से से ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर नाहर सिंह को गिरबान से पकड़ लिया और बोला, क्या मतलब? कार में आदमी कोई और था? ठाकुर ने उसे गिरबान से झिंझोड़ा और कहर भरे स्वर में बोला, हरामजादे, उल्लू के पट्टे, तू किसी गलत कार के पीछे लगा रहा? ऐसा नहीं हो सकता। नाहर सिंह घिघियाता हुआ बोला, मैंने उसी नीले फिएट का पीछा किया था जो आपने मुझे जयपुर में दिखाई थी। मुझे उसका नंबर तक याद है। ठीक से बता, क्या हुआ था? मैं कार के पीछे लगा रहा था। कार फुलेरा से पहले एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई थी। वह सड़क के आगे से बंद थी, इसलिए उसने वापस तो वहीं आना था, इसलिए मैं कार का हाईवे पर इंतज़ार करता रहा। तो कार के पीछे क्यों नहीं गया था? इसलिए कि अगर मैं कार के पीछे जाता तो कार चलाती लड़की को ज़रूर मालूम हो जाता कि मैं उसका पीछा कर रहा था। फिर कार हाईवे पर लौट आई। उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक रुका और उसका ड्राइवर ट्रक से निकलकर कार में बैठ गया। कार अजमेर की तरफ आगे बढ़ गई।
लेकिन कार में लड़की के साथ वह आदमी नहीं था जिसकी मैंने तुझे जयपुर में सूरत दिखाई थी। जी हाँ, वह कोई दूसरा आदमी था। कमाल है, ठाकुर ने मन ही मन सोचा। राकेश कहाँ गया? फिर प्रत्यक्षतः उसने पूछा। फिर वे उसी कार पर रात 10 बजे करीब चित्तौड़ पहुँचे। वहाँ के डाक बंगले में रहे। सुबह सवेरे वे उठे और उदयपुर की ओर रवाना हो गए। वे बदस्तूर उनका पीछा करता रहा। फिर वे उदयपुर पहुँचे और सीधे मोती नगर में स्थित उनका मकान में पहुँच गया। सीधे? जी हाँ, धोखा। यानी कि राकेश के बच्चे ने उसे डबल क्रॉस करने का पहले ही इंतजाम किया हुआ था और वह समझ रहा था कि वही होशियार था। वही उन लोगों के भुलावे में डालकर उनके गले काटने का योजना बनाया बैठा था। राकेश उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा चालाक निकला था। इस वक्त वे मोती नगर वाले उस मकान में ही होंगे? उसने पूछा। नहीं होंगे तो जहाँ भी होंगे वहाँ से लौट वहीं आएंगे, नाहर सिंह विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। उनकी फिएट कहाँ है? इमारत के गैरेज में बंद है। और वह कार कहाँ है जो मैंने तुझे उनका पीछा करने के लिए दी थी? बाहर होटल के कंपाउंड में खड़ी है। चाबियाँ निकाल। नाहर सिंह ने उसे चाबियाँ सौंप दी। मोती नगर वाले उस मकान का नंबर वगैरह बोल जिसमें वे रह रहे हैं। नाहर सिंह ने उसे पता बता दिया और उसे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी समझा दिया। ठीक है, ठाकुर बोला, मैं चलता हूँ। लेकिन अगर वे लोग वहाँ ना हुए तो तेरी खैर नहीं। वे वहीं होंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वे वहीं हो, ठाकुर बोला और बाहर की ओर बढ़ा। ठाकुर साहब, नाहर सिंह व्यग्र स्वर में बोला। क्या है? ठाकुर ठिठक कर बोला। मेरा इनाम मिल जाएगा। पहले मुझे यह भरोसा तो हो जाए कि तूने इनाम के काबिल काम किया है या नहीं, गला कटवाने के काबिल नहीं। वह वहाँ से निकल गया। नाहर सिंह आहत भाव से उसे जाता देखता रहा।